हमेशा देर कर देता हूँ मैं। टॉप 10 वीडियो बनानी हो, एमएचए को पीक बोलना हो या सीजनल एनिमे रिकमेंड करना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। अब और ज्यादा देर की तो इंडिया का जस्टिस सिस्टम ही बन जाऊंगा। तो बिना देर किए लेट मी प्रेजेंट यू टॉप 10 एनिमे ऑफ 2025। पर शुरू करने से पहले एक चेतावनी, इस साल ढेर सारे एक्शन शोनन शेयर हुए हैं और सबको इंक्लूड कर पाना पॉसिबल नहीं है, वरना ये लिस्ट उन्हीं से भर जाती। तो मैंने उनको कम से कम रखा है, उनको किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। फॉर नाउ लेट मी प्रेजेंट यू द रियल बेस्ट एनिमे ऑफ 2025। लेकिन एक्चुअल लिस्ट पर पहुंचने से पहले एनिमे कम्युनिटी के दो धुरंधरों को मैं अलग से सलामी देना चाहूंगा। डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल पार्ट 1 और चेनसॉ मैन रेज़। इनको मैं लिस्ट के बाहर रख रहा हूं, नंबर 11 समझ लो, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये मूवीज है, सीरीज नहीं। लेकिन इन दो मूवीज ने 2025 में एनिमे को ग्लोबल स्केल पर रिप्रेजेंट किया है। डीमन स्लेयर 7th हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी रही 2025 की, विच इज अ ह्यूज डील। और चेनसॉ मैन ने भी जम के क्रिटिकल प्रेज और कमर्शियल सक्सेस पाई। आई होप कि इनकी सक्सेस बाकी एनिमे मूवीज के लिए ग्लोबल रिलीज का रास्ता खोलेंगी। एंड विद दैट लेट्स मूव ऑन टू आवर एक्चुअल लिस्ट। नंबर 10, मेडलिस्ट। If you love Yuri on Ice, you're gonna love this. मेडलिस्ट, अगर तुम नाम पहली बार सुन रहे हो तो ये एक स्पोर्ट्स एनिमे है अबाउट आइस स्केटिंग। स्टोरी फॉलो करती है एक शाय और सेल्फ डाउट से भरी लड़की इनोरी को, जो आइस स्केटिंग सीखना चाहती है डिस्पाइट हर मदर बीइंग कंप्लीटली अगेंस्ट इट। उसकी माँ उसे कभी एनकरेज नहीं करती उसका पैशन परस्यू करने के लिए। पर फिर वो एक दिन मिलती है त्सुकासा से, जो एक नया अप एंड कमिंग कोच है और इनोरी के अंदर के ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक करने में वो उसकी हेल्प करता है, उसको सही गाइडेंस देके। त्सुकासा भी एक कॉम्पिटिटिव आइस स्केटर बनना चाहता था, लेकिन उसको सही टाइम पर सही गाइडेंस नहीं मिली। वो शुरू करने में लेट हो गया और अपने सपने अचीव नहीं कर पाया। और इनोरी के थ्रू वो एक तरह से खुद के सपने भी सच कर रहा है। त्सुकासा और इनोरी का जो डायनामिक्स है वो व्हिप्लैश मूवी में एंड्रयू और फ्लेचर की तरह बहुत इजीली टॉक्सिक भी बन सकता था, अगर वो उसको उस एक्सट्रीम तक पुश करता तो। लेकिन वो अच्छे से समझता है कि इनोरी की अपनी लाइफ है और अपने ड्रीम्स हैं, जो उसे अपने हिसाब से जीने चाहिए। आइस स्केटिंग का शौक ना हो तब भी इसको जरूर ट्राई करना, क्योंकि आइस स्केटिंग तो सिर्फ एक माध्यम है। ये एनिमे एक्चुअल में ड्रीम और पैशन के बारे में है। और एनिमेशन भी काफी सॉलिड है, तो कैरेक्टर्स की परफॉर्मेंस भी देखने में काफी मजा आता है। नंबर 9, तात्सुकी फुजिमोतो 1726। तात्सुकी फुजिमोतो एक ऐसे ऑथर हैं जो वन हिट वंडर नहीं है, बल्कि उनका हर एक वर्क इक्वली अच्छा और प्रोफाउंड है। चेनसॉ मैन, लुक बैक और अब 1726 तीनों ही इस बात का प्रूफ हैं। इनफैक्ट इनके अंडर काम करने वाले 3 लोग आगे जाके खुद एक वेल एस्टेब्लिश्ड मांगाका बने, राइटिंग पॉपुलर वर्क्स लाइक दान, स्पाई फैमिली एंड हेल्स पैराडाइज। 1726 एनिमे वैसे तो एक एंथोलॉजी सीरीज है जो फुजिमोतो की लिखी हुई 8 शॉर्ट स्टोरीज को अडेप्ट करती है, यानी कि इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है और कैरेक्टर्स भी अलग अलग हैं। पर उसके बावजूद हर एक एपिसोड अपने आप में एक शॉर्ट फिल्म है। हर एक को अलग अलग वेल नोन एनिमे डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया है और इनका एनिमेशन स्टाइल भी अलग अलग है। जैसे फर्स्ट एपिसोड में जॉ ड्रॉपिंग एक्शन है, सेकंड और थर्ड में फुजिमोतो का क्वर्की ह्यूमर और एंड तक आते आते हमें डेप्थ, रॉ इमोशंस और ट्रेजेडी भी देखने मिलती है। और हर स्टोरी की अपनी थीम और अपनी फिलॉसफी है। और जानने का मन हो तो मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बना रखा है अपने चैनल पर, वो चेकआउट कर लेना। बट रिगार्डलेस इसको अपनी वॉच लिस्ट में जरूर ऐड कर लो, क्योंकि ये भले ही ज्यादा पॉपुलर ना हो पर ये 2025 का वन ऑफ द बेस्ट एनिमे है। नंबर 8, लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज या एलओटीएम। ये 2025 के वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड एनिमे में से एक था। अ सुपरनैचुरल मिस्ट्री एडवेंचर विद अ लोर इवन बिगर देन हैरी पॉटर। इनफैक्ट इसकी वेब नॉवल का वर्ड काउंट 2.7 मिलियन वर्ड्स है, मोर देन हैरी पॉटर एंड गेम ऑफ थ्रोन्स। तो नेचुरली मेरी एक्सपेक्टेशंस भी हाई थी इसकी स्टोरी और लोर को लेकर, और इसको अडेप्टेशन भी ऐसी मिल रही थी जिसके वन पंच मैन तो सिर्फ सपने ही देख सकता है। और जब ये आया तो मैं जेन्युइनली इंप्रेस था इसकी एनिमेशन से, इसके एस्थेटिक्स से और इसके 2D और 3D के ब्लेंड से, जो इन माय ओपिनियन लुक्स इवन मोर ब्यूटीफुल देन डीमन स्लेयर। लेकिन इससे ये भी प्रूव हो गया कि सिर्फ अच्छा दिखना ही काफी नहीं है, क्योंकि इसकी पेसिंग इतनी फास्ट थी कि इसकी स्टोरी को फॉलो करना भी मुश्किल हो रहा था। एनिमे में शॉकिंग रिवील्स होते हैं, डेथ्स होती हैं, लेकिन इसकी पेसिंग तुम्हें टाइम ही नहीं देती उनको प्रोसेस करने का या उनका इम्पैक्ट महसूस करने का। स्टोरी वाकई अच्छी है, लेकिन कुछ मिसिंग भी फील कराती है, जिसमें गलती इसकी प्रोडक्शन टीम की भी नहीं है, क्योंकि एक्चुअल प्लान 20 एपिसोड्स का था। पर टेंसेंट ने कहा नहीं, अभी 13 एपिसोड्स ही बनाओ, पहले मार्केट टेस्ट कर लेते हैं। स्टिल दे ट्राइड देयर बेस्ट। उन्होंने एपिसोड्स लंबे करे, लेकिन फिर भी कुछ चीजें काटनी पड़ी। फिलहाल के लिए अगर तुम इसकी स्टोरी का बेस्ट एक्सपीरियंस चाहते हो तो बेटर होगा कि तुम इसकी वेब नॉवल पढ़ लो, क्योंकि एनिमे तो बस एक ग्लिम्स ही दे पाता है इसके ट्रू पोटेंशियल का। एंड दैट्स व्हाई ये मेरी लिस्ट में बहुत हाई नहीं है। अच्छी खबर लेकिन ये है कि जो भी मटेरियल कट हुआ है उसके लिए एक स्पेशल एपिसोड 2026 में निकालेंगे, एंड होपफुली
hopefully the deeper we'll go, the better it will become. So I'll be waiting for the future seasons. Number 7, Kowloon generic romance. कुछ एनिमे होते हैं जो तुमको पहली ही नजर में पसंद आ जाते हैं। तुम्हें 4 एपिसोड्स ट्राई करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, तुम पहले ही सीन से मंत्रमुग्ध हो जाते हो। मे बी यू लाइक द म्यूजिक और द एस्थेटिक, और मे बी इट जस्ट मेक्स यू फील नॉस्टैल्जिक। Kowloon generic romance is one such show। और नाम पर मत जाना, क्योंकि शो बिल्कुल भी जेनेरिक नहीं है। जहां मोस्ट रोमांस एनिमे तुमको हाई स्कूल रोमांस दिखाते हैं, ये एनिमे तुमको मैच्योर्ड अडल्ट्स की कहानी दिखाता है। नाउ आई नो बहुत लोगों ने इसको नहीं देखा होगा, तो मैं ज्यादा कुछ स्पॉइल नहीं करूंगा स्टोरी के बारे में बात करके, लेकिन अगर फिर भी मुझे डिस्क्राइब करना हो कि एनिमे किस बारे में है, तो मैं एक फीलिंग के थ्रू बताता हूँ। क्या तुम्हारी जिंदगी में कभी कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद समय मानो थम सा गया हो? एक ऐसा इवेंट जिसका रिग्रेट इतना बड़ा था कि तुम डिनायल में ही चले जाओ, जो तुम्हारी जिंदगी को इस कदर चेंज कर दे कि तुम उसके पहले की जिंदगी के लिए तरसो और उसी टाइम में स्टक रहना चाहो। Kowloon generic romance is exactly that। स्टोरी फॉलो करती है 2 ऑफिस वर्कर्स कूदो और रेको कुजिराय को, who is also the best girl of the year after Reize and Waguri, और maybe I prefer her over Waguri। कूदो एक टिपिकल लाउजी सा आदमी है जो तुमको अपनी हरकतों और बॉडी स्ट्रक्चर से शायद रियोत्सु की याद दिलाएगा, बट बिहाइंड द फसाड he hides a lot of pain। One day he suddenly kisses Kujirai and apologizes कि उसने उसे कोई और समझ लिया था। Kujirai later finds a photo in Kudo's drawer जिसमें वो एक लड़की के साथ है जो बिल्कुल उसके जैसी दिखती है। This makes her question her very existence। Who exactly is she? What is she doing in Kowloon? And how long has she been there? She has no recollection of her past। Was she married to Kudo and lost her memories, or is she just a clone? This mystery forms the basic story of the show, which is fairly interesting, but more than that, this show will make you feel nostalgic for a city in Hong Kong that you have never even been to। छोटी गलियां, पुराने घर और अनगिनत खुलती बंद होती दुकानों के बीच तुम्हारे कुछ फेवरेट स्पॉट्स, ये उन कंफर्ट शोज में से है जो तुम बार बार रिवॉच करना चाहोगे। And I absolutely loved every second of it, especially that ending song। Number 6, Clevatus। इस एनिमे का इनिशियल इंप्रेशन था ओके कूल आर्ट स्टाइल एंड आई कैन सी यू आर एजी, बट देन इट वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एनिमे ऑफ 2025। इतना कि मैं वीकली एनिमे देखता भी नहीं हूं, लेकिन इसके एपिसोड के लिए मैं हमेशा एक्साइटेड रहता था। स्टार्टिंग में ये एनिमे एओटी जैसा होने का प्रिटेंड करता है कि दुनिया पर चारों दिशाओं में 4 डार्क बीस्ट का राज है, जिसकी वजह से ह्यूमैनिटी एक छोटे से रीजन में ट्रैप्ड है। 13 हीरोज को साउथ के एक बीस्ट क्लेवाटस को मारने के मिशन पर भेजा जाता है, जो बुरी तरह से फेल हो जाता है एंड ऑल द 13 हीरोज आर डेड। इंसानों को खत्म करने के लिए क्लेवाटस खुद उस किंगडम पहुंचता है जिसने हीरोज को भेजा था। वो उस किंगडम को तबाह कर देता है और वहां के राजा को भी मार देता है, पर इससे पहले वो बाकी इंसानियत का खात्मा करने निकलता है। एक औरत टॉकनो जुत्सु करके उसे एक बच्चा पालने की जिम्मेदारी दे देती है। इस बच्चे का नाम है लूना, जिसको दूध पिलाने के लिए वो हीरो अलीशिया को वापस से जिंदा करता है। टू बैड फॉर हिम दो, क्योंकि हीरो अलीशिया अभी दूध देने के काबिल बनी ही नहीं है। कोई बात नहीं, दुनिया में स्तनों की कमी थोड़ी है। अपना क्लेवाटस इन दोनों के साथ मिलकर बच्चे को पालने की कोशिश करता है और इंसानों को समझने की भी, बिफोर डिसाइडिंग कि इनका खात्मा करना है या फिर जीने देना है। He engages in their illegal businesses, conflicts and wars to see if humanity is really worth saving। It is not a super deep show, but it is fairly dark with a lot of deaths and bloodshed। इसका फैंटेसी वर्ल्ड और उसकी लोर भी काफी इंटरेस्टिंग है और साथ में इसकी एनिमेशन एंड फाइट्स भी जबरदस्त हैं। ऑनेस्टली बहुत ही एंटरटेनिंग शो था एंड काफी कम लोगों ने इसको देखा है, सो आई हाईली रिकमेंड चेकिंग इट आउट। नंबर 5, द समर हिकारू डाइड। क्विक क्वेश्चन, तुमने आखिरी बार एक अच्छा हॉरर एनिमे कब देखा था? प्लीज उजुमाकी मत बोलना, और अगर आपका जवाब एनदर है तो कांग्रेचुलेशंस, आप अभी भी 2012 में जी रहे हैं, पर गलती तुम्हारी भी नहीं है। एक अच्छा हॉरर एनिमे योर नेम के उल्का पिंड की तरह है, जो 1200 सालों में एक बार आता है। अगर तुमको तुम्हारे जीवन काल में एक भी देखने मिल जाए तो जश्न मनाइए, चमत्कार हुआ है। एंड दैट्स व्हाट द समर हिकारू डाइड इज, अ रेयर लाइटनिंग इन अ बॉटल। जब साल भर पहले मैंने इसका टीजर देखा था, मैं तभी से इसके लिए बहुत एक्साइटेड था कि फाइनली एक अच्छा हॉरर एनिमे देखने मिलेगा, और जब ये आया तो इसने मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया। स्टोरी एक रिमोट विलेज में सेट थी, एनवायरनमेंट परफेक्ट था, बॉडी हॉरर क्रीपी था, प्लस स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन, रिच लोर एंड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी विद अ स्ट्रॉन्ग एंटेगनिस्ट एंड डेवलपिंग मिस्ट्री। और एनिमेशन तो इतनी सुंदर कि कभी कभी विश्वास ही नहीं होगा कि तुम एक हॉरर एनिमे देख रहे हो। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट बैंगर ओपनिंग एंड एंडिंग सॉन्ग। नॉर्मली इतने पॉजिटिव्स काफी होते हैं किसी भी शो को अच्छा बनाने के लिए, लेकिन जो चीज इस एनिमे को सच में स्पेशल बनाती है वो है इसकी इमोशनल को। एनिमे शुरू होता है हिकारू की डेथ से एंड थ्रू आउट सीजन 1 उसकी डेथ एक सेंट्रल प्लॉट डिवाइस रहती है। योशिकी, उसका बेस्ट फ्रेंड कम लवर, बहुत ही जल्दी भांप लेता है कि ये हिकारू असली हिकारू नहीं है, बल्कि उसके शरीर में कोई और है, पर फिर भी वो उसे अपने पास रखना चाहता है। He goes from being scared to wanting him to trying to kill him to then realizing that even this entity has the right to live. He mourns the death of his best friend in his own way, but man, when that girl cried for Hikaru, it broke my heart completely. Number 4,
फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी। कुछ एनिमे होते हैं जिनमें इतनी मिठास होती है कि तुमको डायबिटीज ही हो जाए। और नहीं, मैं वागुरी के केक ऑब्सेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एनिमे की बात कर रहा हूँ। दे आर फिल्ड विद सच वार्मथ एंड पॉजिटिव इमोशंस कि जब कैरेक्टर्स अपने फ्लॉज दिखाते भी हैं तब भी तुम उनको डिसलाइक नहीं कर पाते हो। फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी इज वन सच शो। दिस हाई स्कूल रोमांस फॉलोज रिंतारो एंड वागुरी, जिनके स्कूलों के बीच कोल्ड वॉर है। एक तरफ जंगली लड़के हैं तो दूसरी तरफ सोफिस्टिकेटेड लड़कियां। रिंतारो अपने पेरेंट्स के साथ एक केक शॉप चलाता है जहां वागुरी अक्सर आती रहती है। One day she discovers that despite his dangerous appearance, Rintaro is actually a very kind person. जिसके बाद स्कूल्स में राइवलरी के बावजूद दोनों में दोस्ती हो जाती है। पर ऑब्वियसली इस राइवलरी के चलते कुछ लोगों को तो इनसे प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से कभी फनी सिचुएशंस बनती हैं, कभी इमोशनल तो कभी डेंजरस भी। बट एवरीथिंग जस्ट ब्रिंग्स Rintaro and Waguri closer. It's a fairly simple story about friendship, love and self-worth, जो बहुत ही यूनिवर्सल थीम्स हैं। लाइक किसके मन में ख्याल नहीं आया होगा कि क्या मैं प्यार डिजर्व भी करता हूँ, क्या मुझ जैसे इंसान से प्यार किया भी जा सकता है। बट वागुरी इज जस्ट सो होलसम एंड फ्रेंडली दैट शी मेक्स इट सीम सो नेचुरल एंड इजी फॉर रिंतारो। शी इज द मोस्ट होलसम एंड बेस्ट गर्ल ऑफ द ईयर एंड बिलीव मी व्हेन आई से दिस, तुमने कई बीच एपिसोड्स और कन्फेशन एपिसोड्स देखे होंगे बट नन ऑफ देम आर एज हार्टवार्मिंग एज दिस। देयर इज अ रीजन दैट दिस इज कंसिडर्ड द बेस्ट रोमांस एनिमे ऑफ 2025। ऑल्दो आई थॉट कि फ्रेग्रेंट फ्लावर मेरे एटलीस्ट टॉप 3 में तो होगा, बट द कंपटीशन दिस ईयर इज जस्ट सो टफ। खैर, अब हम साल के 3 सबसे बेहतरीन शोज की तरफ बढ़ने वाले हैं, पर उससे पहले हियर आर सम ऑनरेबल मेंशंस जो या तो इस लिस्ट में अपनी जगह बना नहीं पाए या फिर मैं ही फेल हो गया उनको कॉट अप करने में। बट रिगार्डलेस दे वर जस्ट एज अमेजिंग। एंजॉय द लिटिल शो एंड व्हाइल यू आर एट इट, वीडियो को लाइक भी कर दें। Now number 3, To Be Hero X। अगर तुम मुझे साल के शुरुआत में कहते कि एक चाइनीज एनिमेटेड एक्शन शो अबाउट सुपर हीरोज इन एंथोलॉजी फॉर्मेट मेरी टॉप 10 एनिमे ऑफ द ईयर में टॉप 3 में होगा तो मैं तुमको बेवकूफ बोलता, लेकिन इस एनिमे ने ये करके दिखाया। मैं प्लॉट बता के तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि हर कुछ एपिसोड्स में कैरेक्टर्स और स्टोरीज चेंज होती रहती हैं। फिर भी समझना हो कि ये शो किस बारे में है तो द क्लोजेस्ट थिंग आई कैन कंपेयर दिस टू इज द बॉयज। उसकी तरह टू बी हीरो एक्स भी सुपर हीरोज पर एक एंटीथेसिस है, बस वल्गैरिटी के बिना। इसमें एक ऐसी दुनिया है जिसमें सुपर हीरोज को ताकत ऑडियंस के विश्वास से मिलती है, फेम से मिलती है। इस दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है अगर लोग उसमें विश्वास कर लें। और तुम्हें तो पता ही है कि फेम कितनी फ्लीटिंग चीज है और उसको कितनी आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। लेकिन एक मिस्टीरियस हीरो है जो इस सिस्टम को डिफाई करता है। और भाई इस बंदे ने जो ऑरा फार्मिंग की है ना, तुम ऑनेस्टली गोजो को भी भूल जाओगे। पर ये हमेशा सफेद बाल वाले ही क्यों होते हैं? मेरे भी हो रहे हैं वैसे। एक ही एपिसोड में एक्स ने इतने रंग बिरंगे डिफरेंट एनिमे स्टाइल्स दिखा दिए कि जितने रंग तुम्हारी एक्स ने भी नहीं दिखाए होंगे। हर एक स्टोरी ना सिर्फ स्ट्रॉन्गली रिटन है बल्कि अलग अलग एनिमेशन स्टाइल्स अडेप्ट करती है। दिस वाज एक्सपेरिमेंटल बट इट वर्कड बिकॉज ऑफ द स्टूडियोज वर्किंग ऑन दिस, जिन्होंने इसमें अपना हार्ट एंड सोल झोंका है। द फाइट्स आर अमेजिंग एंड ऑफन इमोशनली मूविंग एज वेल, कैरिंग हार्ट हिटिंग मोमेंट्स एंड थीम्स ऑफ हीरोइज्म। ऑनेस्टली दिस फील्स like a passion project. Also, Hiroyuki Sawano never disappoints. Opening and ending दोनों बैंगर हैं। Number 2, टाको पीस ओरिजिनल से। अगर तुम मुझसे पूछो कि 2025 का सबसे अनकंफर्टेबल और इमोशनल शो कौन सा था तो मेरा जवाब होगा टाको पीस ओरिजिनल से। ये एनिमे इस चीज का प्रमाण है कि 6 एपिसोड्स में कितनी गहरी स्टोरी बताई जा सकती है। ऊपर से देखने पर ये क्यूट एलियन ऑक्टोपस की कहानी लगती है जो हैप्पीएन प्लेनेट से आया है हैप्पीनेस पार्ट में, लेकिन एक इंसानी जीवन कितना क्रूर हो सकता है उसे इसका कोई आइडिया नहीं है। टाकोपी की मुलाकात होती है शिजुका से, एक छोटी सी बच्ची जो ऊपर से तो शायद नॉर्मल दिखाई दे लेकिन अंदर से वो पूरी तरह से टूट चुकी है। टाकोपी उसे स्माइल कराना चाहता है, उसको हैप्पीनेस देना चाहता है, लेकिन जब तुम्हारी जिंदगी चारों तरफ से जल रही हो तो क्या
क्या एक खिलौना जिससे तुम उड़ सकते हो तुम्हें किसी भी तरह की खुशी दे सकता है। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है तुम्हें पता चलता है कि सिर्फ शिजुका ही नहीं बल्कि उसकी बुली मरीना भी अपनी प्रॉब्लम से जूझ रही है और उसका क्लासमेट आजुमा भी जो उसकी हेल्प करना चाहता है। हर किसी की अपनी ट्रेजेडी है, अपना दर्द है। दिस एनिमे एक्सप्लोर्स चाइल्ड अब्यूज, बुलिंग, पेरेंटल नेग्लेक्ट एंड अ लॉट ऑफ अदर अनकंफर्टेबल स्टफ that will make you look away from your screen. And just when you think it cannot get darker than this, it goes deeper into the abyss. एक पॉइंट पर लगने लगता है कि इस मैस को सॉल्व करने का कोई रास्ता नहीं है, कोई गैजेट, कोई चमत्कार इन कैरेक्टर्स को इनके अल्टीमेट डूम से नहीं बचा सकता। But in the end, it was as simple as talking and getting to know each other. Sure, it won't solve everything, but it gives you the power to bear life. If there is just one person who can listen and understand you, that's enough. अगर तुम खुद एक वल्नरेबल फेज से गुजर रहे हो तब तो ये थोड़ा सा हैवी हो सकता है, बट अगर तुम सच में कुछ मीनिंगफुल देखना चाहते हो तो ये मस्ट वॉच है। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर नंबर 1। ड्रम रोल्स प्लीज। माई हीरो एकेडमिया फाइनल सीजन। माई हीरो एकेडमिया जीता जागता एग्जाम्पल है कि किसी भी कहानी का अंत उसकी लेगेसी के लिए कितना जरूरी होता है। हम अक्सर सुनते हैं कि किसी कहानी के अंत ने किसी एनिमे को कैसे बर्बाद कर दिया, कैसे लोगों की एक्सपेक्टेशंस के तले उसके राइटर ने घुटने टेक दिए। लेकिन माई हीरो एकेडमिया वो एनिमे है जिसने अपने अंत से अपनी लेगेसी सिर्फ मेंटेन नहीं की बल्कि अमर कर दी। सबको लगा था कि ये काफी सिंपल सा एनिमे है और 3-4 सीजन के बाद बोरिंग हो जाता है, बट विद दिस सीजन एंड द फिनाले इट रिमाइंडेड पीपल that 5 people loved it in the first place. My Hero Academia is a simple show. It has always been about simple things. Good versus evil, heroes versus villains, one for all versus all for one. And in finale it delivers a conclusion जिसमें अच्छाई की बुराई पर विजय होती है, जिसमें heroes villains से जीत जाते हैं। ये simple core ideas को उठाता है और उनको उनके absolute limits तक push करता है with all its heart and honesty. और अंत में एक satisfactory conclusion देता है। जैसे डेकू की जर्नी ले लो, कोई क्वर्क ना होने के बावजूद उसने एक हीरो बनने का सपना देखने की जरूरत की। उसके पास थी तो बस अपनी अच्छाई और दूसरों का भला करने की चाह, और यही एट्रीब्यूट काफी था ऑल माइट का ट्रस्ट जीतने के लिए। इन द एंड दुनिया की सबसे शक्तिशाली क्वर्क उसके हाथों में होने के बावजूद, पूरी दुनिया की एक्सपेक्टेशन उस पे टिकी होने के बावजूद, डेकू रिमेन्ड द काइंड पर्सन दैट ही ऑलवेज वाज। वो हर किसी को बचाना चाहता है, इवन इफ इट इज द डीमन लॉर्ड हिमसेल्फ। अगर उसमें 1% अच्छाई भी बाकी है तो वो उस 1% को भी प्रिजर्व करना चाहता है, जो भले ही तुम्हें या मुझे फूलिश लगे लेकिन उसके कैरेक्टर के लिए एकदम परफेक्ट सेंस बनाता है। इस एनिमे ने पहले भी हमको बेस्ट ऑफ द बेस्ट एपिसोड्स दिए हैं। ऑल माइट वर्सेस ऑल फॉर वन, एंडेवर वर्सेस नेमो, डेकू एंड लेमिलियन वर्सेस ओवरहॉल टू नेम अ फ्यू। और मुझे कहीं ना कहीं ये लगा था कि इन एपिसोड्स को सरपास कर पाना शायद ही पॉसिबल होगा। हद से हद शायद 1-2 एपिसोड्स होंगे फिनाले में जो उसको टच कर पाएंगे, लेकिन इसके फिनाले ने मुझे इस कदर गलत प्रूव किया कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। I was blown away by each and every episode. All Might का I am here, बाकुगो की ऑरा फार्मिंग और I am the final boss moment, और हर एक हीरो का साथ आना All for One को हराने के लिए, और डेकू का फाइनल ब्लो। Everything was literally perfect in this season. It not only touched those peaks but exceeded them multiple times. I cheered, I cried and I celebrated their win with them. If you look at it तो My Hero Academia एक स्टैंडर्ड सा शोनन है, स्टैंडर्ड सी आर्क्स के साथ, but its heart is in the right place. और यही चीज इसे स्पेशल बनाती है। I am just glad that it didn't falter in the end and gave us an ending that we will remember forever. Take a bow, My Hero Academia, because you really are the best anime of this year. And I won't accept any other answer. और ये थे मेरे टॉप 10 ऑफ 2025। आई नो कुछ लोग अग्री करेंगे, डिसएग्री करेंगे और कुछ गाली भी बकेंगे, बट दिस वाज माय टेस्ट एंड यू आर फ्री टू लीव योर्स इन द कमेंट्स। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और अगर इस साल वाकई कुछ ऐसा था जो वर्थ चेकिंग आउट था और मैंने मिस कर दिया है तो मुझे प्लीज कमेंट्स में बता देना। फिलहाल मैं चलता हूँ, मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में। बाय बाय।